फ्रेंड्स, दिस इज मौसम। मैं स्वागत करती हूँ आपका आशुकारी डिजिटल एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपका सीटेट पेपर 1 के लिए जो आपका ईवीएस का पार्ट आता है उसका कंटेंट, जिसमें से कि हमारा आज का टॉपिक है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि क्या क्या चीजें हम बनाते हैं, क्या क्या हम करते हैं और क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आज का है आपका इस वाले टॉपिक का लेक्चर नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बचा हुआ कंटेंट कवर करेंगे, जो कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। बाकी कुछ जो बच गया है इसमें कवर करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इसके कुछ क्वेश्चंस पिछले 3-4 सालों में आए हुए हैं वो भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा, किस स्टेट में कौन सी भाषा आपकी बोली जाती है। तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो सबकी अपनी अपनी एक अलग भाषा होती है, सबकी मदर टंग जिसको बोलते हैं। बच्चा जब से पैदा होता है वो अपने फैमिली से, अपने आस पड़ोस से, जो भी उनकी मदर टंग होती है, जो उसकी फैमिली में बोली जाती है, वही लैंग्वेज वो स्टार्टिंग से सीखना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में वो रहता है, वहीं की लैंग्वेज वो उसकी मदर टंग बोली जाती है। तो ऐसे ही हमारे एनसीएफ में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बताया हुआ है कि बच्चे की जो सबसे पहली भाषा है वो उसकी मदर टंग ही है, और उसी भाषा में बच्चे को पढ़ाना है। मतलब शिक्षा उसको उसकी मदर टंग में ही दी जानी चाहिए। उसके बाद जो आपकी और लैंग्वेजेस हैं, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं पहले कि मेनली कितनी लैंग्वेज है टोटल इंडिया में, कितनी बोली जाती है, कौन से स्टेट में कौन सी बोली जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो टोटली जो आपकी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो है आपकी 22। तो ध्यान रखना है कितनी है, 22 है। और इंग्लिश और हिंदी, मतलब पूरे देश में ज्यादातर क्या बोली जाती है आपकी, हिंदी और इंग्लिश। यानी हिंदी तो मोस्टली ऑलमोस्ट सबको ही आती है, तो हिंदी ज्यादातर बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा भी है, और लेटेस्ट अभी 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस भी मनाया गया था। और इंग्लिश भी आजकल ज्यादा प्रचलन में है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इंग्लिश के बिना आजकल बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो चीजें हैं वो सब इंग्लिश में ही हैं। तो दोनों लैंग्वेज आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद जैसे कि आपके अलग अलग स्टेट्स हो गए, जैसे कि पंजाब हो गया, वहां पे उनकी भाषा पंजाबी बोली जाती है, वो उनको आनी चाहिए। महाराष्ट्र हो गया, उनकी भाषा आपकी मराठी है, वो उनको आनी चाहिए, वहां पे वो बोली जाती है। तो ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस का एक क्राइटेरिया बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि कितनी आपकी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं हर स्टेट की। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टेट भी दिया है, उसकी कैपिटल भी है, प्लस में उसकी लैंग्वेज भी है। देखो कैपिटल तो मैंने आपको पहले करवा दी थी, लेकिन अगर कैपिटल के साथ साथ लैंग्वेज भी अच्छे से याद करोगे तो कैपिटल का भी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा, यानी कि उड़ीसा में आपकी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है आपका ओडिशा, तो ओडिशा में इसकी कैपिटल तो भुवनेश्वर है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो है ओडिया। तो ध्यान रखना है, ओडिया जिसको बोला जाता है हिंदी में, कि ओडिशा की क्या है, ओडिया, ओडिया। तो यहीं से ध्यान रखोगे। अब पूछी गई है ये बहुत सारे पेपर्स में, अलग अलग स्टेट्स की भाषाएं आपसे पूछी जा चुकी हैं। कैपिटल भी ध्यान रखने में भुवनेश्वर है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाबी। पंजाबी में आपकी, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और पंजाब में बोली कौन सी जाती है आपकी, पंजाबी भाषा, जिसके आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपने सुनी भी होगी। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान में आपका है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और वहां पे आपकी भाषा बोली जाती है राजस्थानी होती है, और आपकी होती है हिंदी, जो मेनली हमारी हिंदी होती है सबकी, वही। फिर बात करते हैं आपकी सिक्किम की। सिक्किम में, सिक्किम की जो कैपिटल है वो है आपकी गंगटोक, और वहां की जो लैंग्वेज है देखो कितनी सारी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो सिक्किम में आपकी भूटिया, हिंदी, नेपाली, लेप्चा और लिम्बू, 5 टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब इन 5 में से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है कि ये वाली लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोली जाती है। देखो भूटिया, तो ये जो सिक्किम है नेपाल भूटान के नजदीक है, इस साइड पड़ता है ये। तो क्या करोगे, भूटान उससे निकला है कि भूटान की जो है उससे भूटिया बना दिया है, हिंदी वहां पे बोली जाती है। नेपाल से नेपाली बना दिया है।
फिर लेप्चा और लिम्बू, ये कुछ लैंग्वेजेस के नाम है, बिल्कुल याद रखनी है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के कैपिटल है चेन्नई और उसमें लैंग्वेज जो है वो तमिल। बहुत सारी लैंग्वेजेस को आपको याद करने की मतलब वैसे याद नहीं करना पड़ेगा, आपको स्टेट से ही आधी याद हो जाएंगी। जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से उड़िया हो गई, पंजाब से पंजाबी हो गई, राजस्थान में हिंदी ही है। सिक्किम को रिलेट करके चलो, नेपाल और भूटान के नजदीक है, नेपाली बोली जाती है, भुटिया बोली जाती है, हिंदी है, और लिम्बू है आपकी, लेप्चा है, ये सारी। तमिलनाडु से तमिल से लगा लोगे, तमिल हो गई। उसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो आपकी कैपिटल है वो है अगरतला और उसकी जो लैंग्वेजेस है बंगाली भी है, मणिपुरी भी है, काकबोरक भी है और त्रिपुरी भी है। तो ये चारों आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बंगाली भी है, त्रिपुरी भी है, मणिपुरी और काकबोरक। नेक्स्ट है आपका यूपी। यूपी में आपकी मेनली हिंदी ही बोली जाती है, लखनऊ, और उर्दू भी आजकल हिंदी में जैसे आपके पेपर वगैरह होते हैं तो उर्दू भी है वहां की, तो इसमें एक और ऐड कर लीजिए, उर्दू भी वहां पर बोली जाती है। उत्तरांचल यानी कि ये आपका उत्तराखंड है, जो लेटेस्ट उत्तराखंड है अब, उसकी कैपिटल क्या है आपकी देहरादून और उसमें लैंग्वेज है आपकी हिंदी और एक और है उसकी पहाड़ी। कौन सी है? पहाड़ी, मतलब पहाड़ों पे लोग रहते हैं तो उनकी पहाड़ी लैंग्वेज भी एक तरीके से आती है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है आपकी कैलकाटा और उसकी आपको पता है बंगाल में तो बंगाली ही बोली जाती है मेनली। फिर है आपका दिल्ली। दिल्ली में देखो हर स्टेट से लोग रहते हैं, दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है तो वहां पे हर टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए कोई मेन ऑफिशियल लैंग्वेज दिल्ली की है नहीं। चलिए, और ये कैपिटल है, स्टेट्स के अंदर भी नहीं आता है। अब बात करते हैं आपकी जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं आगे। स्टेट्स तो पता है ना, भूल तो नहीं गए, 28 स्टेट्स हैं और 8 आपकी अब यूटी है, यूनियन टेरिटरीज जो है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की है आपकी हैदराबाद, जो इसकी कैपिटल है वो है हैदराबाद और आपकी जो लैंग्वेज है वो है तेलुगु एंड उर्दू, दो आपकी बोली जाती है, तो ध्यान रखना है बिल्कुल। कैपिटल हैदराबाद, तेलुगु एंड उर्दू। नेक्स्ट है आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की आपकी कैपिटल ईटानगर और लैंग्वेज कई है इसमें, देखो ध्यान से, मिजी है, एपोटंजी है, मेरडू कपेन है, तागिन, एडी, होम्पा, बैंगिनी, निशी, सारी अजीब अजीब सी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी तो है ही नहीं, अलग ही भाषा बोली जाती है। हिंदी तो मेनली आपको हिंदी भाषा बोलने वाले लोग वैसे आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे, कोई ना कोई तो मतलब, क्योंकि हिंदी पढ़ाई भी जाती है ना, तो इसलिए लोगों को आती है। चलिए बात करते हैं असम। असम की कैपिटल है दिसपुर और उसकी लैंग्वेज होगी असमीज। बिहार, बिहार के पटना, बिहार की बिहारी भी बोलते हैं उनकी लैंग्वेज को और हिंदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की है रायपुर और हिंदी ही बोली जाती है। गोवा की पणजी है, गोवा में आपकी दो टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, कोंकणी और मराठी, तो ध्यान रखनी है वाली बात आपको। गुजरात की गांधीनगर है कैपिटल और गुजराती बोली जाती है। हरियाणा की चंडीगढ़ है, हरियाणा में मेनली हिंदी ही बोली जाती है। नेक्स्ट है आपकी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और उसमें दो लैंग्वेज, वहां भी पहाड़ी पहाड़ है तो लोग पहाड़ों पे रहते हैं तो वहां पे पहाड़ी लैंग्वेज और हिंदी, ये दोनों आपकी बोली जाती है। और आपके उत्तराखंड में एक कुमाऊं लैंग्वेज भी होती है, वो भी बोली जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उसको कुमाऊं बोलते हैं उसको। अभी जो बची हुई है इनको देख लेते हैं। बची हुई जो स्टेट्स है आपकी, सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आपके आइजवाल, उसमें बोली जाती है आपकी मिजो एंड इंग्लिश, वहां पे ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती है, मतलब इंटेलिजेंट पीपल पाएंगे सबको मोस्टली इंग्लिश आती होगी, और मिजो, ये दो टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। जम्मू एंड कश्मीर की आपकी समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर है आपको पता है जम्मू, तो कश्मीरी जो लैंग्वेज होगी डोंगरी, ये भी बोली जाती है, वहां पे उर्दू भी चलती है, लद्दाखी भी चलती है, पहाड़ी, पंजाबी एंड दादरी, ये सारी लैंग्वेजेस वहां पे बोली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची और इसमें बोली जाती है हिंदी, लेकिन ये बहुत पुराना है आपका, तो झारखंड की आपसे पूछी गई है, वहां की लैंग्वेज है तो कुड़ुक है और एक है सांथली, ध्यान रखना है, कुड़ुक और सांथली, ये पेपर में आई हुई है कि कौन सी लैंग्वेज आपकी झारखंड में बोली गई है।
एक आपका चैप्टर आएगा ईवीएस में, थर्ड या फोर्थ की बुक में है, वो फोर्थ या फिफ्थ की ईवीएस में है। तो उसमें क्या है, उस चैप्टर में आपका झारखंड के बारे में चीजें दिखाई गई हैं। तो वहां पे ये भी बताया गया है कि झारखंड में कुडुख भाषा बोली जाती है, और झारखंड में जो जंगल है उसको तोरांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? तोरांग। ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट ही आया था, आई थिंक इसमें आया था, जो आपका 2021 का हुआ था, उसमें आया था तोरांग किस स्टेट के जंगल को बोला जाता है? तो झारखंड के को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन होगा तब मैं बता दूंगी। ये ध्यान रखनी लेकिन आपको कि झारखंड में दो मेन लैंग्वेज ये है, हिंदी भी है लेकिन जो आपको पूछी जाती है वो कुडुख और सांथली, ये दोनों बिल्कुल पूछी जाएंगी आपसे, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अब कर्नाटक की। कर्नाटक में आपके कन्नड़ बोली जाती है मेनली, और हिंदी तो वहां पे बहुत कम लोग जानते हैं। इंग्लिश और कन्नड़ ये दोनों लैंग्वेज प्रचलन में है। बेंगलोर इसके कैपिटल है। बात करते हैं केरला की। केरला में आपको पता मलयालम बोली जाती है, मलयाली। त्रिवेंद्रम उसकी कैपिटल है। एमपी में हिंदी ही है, भोपाल। ये सारी भोजपुरी भी आप बोल सकते हो, एमपी में भोजपुरी भी बोली जाती है। और महाराष्ट्र, ये देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो मेन ज्यादातर बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का बॉम्बे, और महाराष्ट्र में मराठी ही बोली जाती है, लेकिन वहां के लोग देखो आपको पता है हिंदी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदी इंग्लिश। मणिपुर में मणिपुरी बोली जाएगी, इम्फाल कैपिटल है। बात करते हैं मेघालय। मेघालय की शिलोंग का कैपिटल, और खासी, जैंतिया एंड गारो, ये तीनों आपकी किस में बोली जाएंगी फ्रेंड्स? मेघालय में। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ी हो, ये खासी, जैंती और गारो, ये एक तरीके के ट्राइब्स के नाम भी होते हैं, और ये तीनों आपको यहीं मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी नागालैंड की। नागालैंड में बोली जाती है आपकी कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल है आपकी कोहिमा, और इसकी लैंग्वेज है ओ, कोन्याक, अंगम, लोठा, ये कुछ इसकी लैंग्वेजेस हैं। तो आपको ध्यान रखनी है। झारखंड की पूछी गई थी, कुडक और सांथली ये दोनों आपसे पूछी जा चुकी है। अब किसी भी स्टेट की कैसे भी पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आपकी ब्रेल स्क्रिप्ट की। तो ब्रेल स्क्रिप्ट आपकी क्या होती है, यानी कि ब्रेल लिपि। ये जो आपकी ब्रेल लिपि है, ये मेनली जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, जो स्टूडेंट्स या फिर जो पीपल, उनके लिए इस्तेमाल की गई थी। ये की किसने थी? आपकी लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल वो एक ब्लाइंड थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये क्या होता है, इसमें स्पेशल टाइप है रीडिंग का कि जो देख नहीं सकते उनके लिए। इसमें क्या होता है, एक मोटे से पेपर पे या थिक पेपर पे रेज्ड पॉइंट्स कर दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेपर देख रहे हो, इस पेपर में ना ऐसे उभरे हुए वो देखोगे आप, जिससे कि वो लोग फील कर सके, ऐसे हाथ लगा लगा के। आपने जरूर देखा होगा, जैसे आप वो करते हो, अपने जो पेपर्स होते हैं उनमें वो करते हो, थोड़े छोटे छोटे हॉल करते हो, तो ऐसे उभरे हुए सी चीज जिनको फील कर सकते हैं, वो ब्लाइंड पीपल देख तो सकते नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे डॉट से बनाए जाते हैं जिनको वो फील कर सकते हैं। तो इनके लिए बनाई जाती है रेज्ड पॉइंट्स की विद ए पॉइंटेड टूल। पॉइंटेड टूल होता है एक जो पॉइंट करने काम आता है, जिससे कि वो पॉइंट्स को रेज्ड, उभरे हुए बना देता है, बिंदुओं को। तो ऐसे लिख करी जाती है। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हर लेटर के लिए अलग आपका एक साइन होता है। जैसे कि आपको ए लिखना है तो यहाँ पे एक पॉइंट उभरा हुआ होगा, बी लिखना है तो 2 उभरे हुए होंगे, सी लिखना है तो ये वाले 2, डी लिखना है तो ये वाले 3। तो ये ऐसे अलग अलग आपकी ये होती है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, आगे देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी जो ब्रेल स्क्रिप्ट है आपकी, वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेल स्क्रिप्ट है जो आपकी कितने पॉइंट्स पे बेस्ड है। तो कितने पॉइंट्स पे बेस्ड है? वो 6 पॉइंट्स पर बेस्ड है। 6 कैसे? देखो, हर लेटर में आपको 6-6 पॉइंट मिलेंगे। ए के लिए हर लेटर में हर उसके 6-6 मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ए लिखना है तो ये वाला उभरा हुआ होगा, बी लिखना है तो ये वाले 2, सी लिखना है तो ये वाले 2। तो ऐसे ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है। तो 6 पॉइंट्स पर आधारित है, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। 6 रेज्ड डॉट्स होते हैं, इन पर उंगली चलाकर ऐसे पढ़ते हैं वो बच्चे, कि ऐसे उंगली को देख के कि हाँ ये वाला उभरा हुआ, ये ए है, ये बी है, ऐसे वो फील करके चीजों को करते हैं। किसने डिस्कवर की थी? एक कौन लाया था इसको?
इसको लाए थे आपके लुइस ब्रेल, फ्रांस के थे ये। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था किसके लिए? विजुअली डिसेबल्ड के लिए। और इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रेल स्क्रिप्ट, क्योंकि लुइस ब्रेल के नाम पर इनका नाम किसका पड़ा है? ब्रेल स्क्रिप्ट का। तो यहां से आपके मेनली 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि कितने पॉइंट्स पर बेस्ड है आपकी? 6 पॉइंट्स पर बेस्ड है आपकी। और किसने की थी ये इन्वेंट? किसने की थी? लुइस ब्रेल। कहाँ के थे वो? फ्रांस के थे। तो तीनों सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब लुइस ब्रेल के बारे में जान लेते हैं कुछ थोड़ा सा। ये है आपके लुइस ब्रेल, देख पा रहे हो, ये ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे। ये क्या कर रहे थे? एक दिन ये अपने गार्डन में छोटे से थे तो खेल रहे थे, अपने पापा के साथ खेल रहे थे जब वे 3 साल के थे। तो खेलते टाइम को क्या हुआ? अपने पिता के किसी औजार से खेल खेल में आंखों में चोट लग गई। तो नुकीला उपकरण इनकी आंखों को चोट पहुंचाई जिससे कि उन्हें दिखना बंद हो गया। तो यही है कि आईसाइट चली गई थी, लेकिन इन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। तो इसलिए फिर इन्होंने जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो ये वाली इन्वेंट की कि हाँ ऐसे पढ़ लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से भी, लुइस ब्रेल को एकदम से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपकी ट्राइब्स की, यानी कि आपकी जो जनजातियां हैं। देखो अलग अलग ट्राइब आपके अलग अलग देश के हर कोने में, हर हिस्से में अलग अलग टाइप की आपकी जो जनजाति है वो मिलेंगी, जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते भी आए हैं। तो ट्राइब में बेसिकली होता क्या है आपका? ये अलग विशिष्ट लोगों का एक समूह होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने जीविका चलाने के लिए किस पे बेस्ड होते हैं? लैंड पे बेस्ड है, जैसे कि धरती पे, कि धरती से कुछ उगेगा, जो भी कुछ उगाएंगे, साग सब्जी फल फ्रूट वगैरह, वो सभी ये खाएंगे। या फिर कुछ फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं कि जो जंगल में रहती है जो जनजाति, वो पूरी तरह जंगल पे निर्भर रहती है, वहीं से उनको खाने पीने का मिलता है, वहीं से उनको खाना बनाने का मिलता है, सारा कुछ। तो यही है सफिशिएंट नेशनल सोसाइटी जो है आपकी, यानी कि अपनी जो काफी हद तक आत्मनिर्भर है और राष्ट्रीय समाज में एकीकृत नहीं है, यानी इनको है ना थोड़ा सा अलग माना जाता है, आपका नेशनल इंटीग्रेशन से थोड़ा सा हटके माना जाता है, और खुद पे ये डिपेंडेंट होते हैं बच्चे। और इनका अपना अलग कल्चर होता है, अलग सिविलाइजेशन होती है, अलग ही खाना पीना होता है, ये सारी चीजें इनकी होती है। एक बार देख लेते हैं नजर कि कैसी होती हैं आपकी ट्राइब्स। ये है आपकी डिफरेंट ट्राइब्स, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की ट्राइब्स पाई जाती हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये अलग अलग स्टेट्स की ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं। कुछ जो फेमस ट्राइब्स हैं हर स्टेट की, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो वाली हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले है आपका यहाँ पे स्टेट लिखा होगा, ट्राइब का नाम लिखा होगा। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की क्यों सबसे पहले? सबसे ऊपर तो लद्दाख ही है, इसीलिए लद्दाख की बात करेंगे भाई। देखो लद्दाख की चांगपा या फिर चांपा, ये मैंने आपको लद्दाख का जब टॉपिक करवाया था उसमें बताया था कि चांगपा जनजाति लद्दाख की है। तो कौन सी है ये? चांगपा। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है सीटेट में। क्यों? क्योंकि चैप्टर है इसके ऊपर, ईवीएस में चांगपा के ऊपर, लद्दाख के ऊपर पूरा, तो वहां से चांगपा जनजाति का के ऊपर पूछ लिया जाता है। लद्दाख की ध्यान रखना है। फिर आपकी गाडी ट्राइब, कौन सी है? गाडी ट्राइब, ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की। तो ये इन सब के आपको एक बार रिवीजन, थोड़ा सा मतलब नाम याद होने चाहिए हल्के हल्के, कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ कौन सी ट्राइब किसकी होती है, क्योंकि पेपर में आते हैं। बात करते हैं बक्करवाला ट्राइब, ये है आपकी बक्करवाला जम्मू एंड कश्मीर की, तो ध्यान रखना है बिल्कुल, बक्करवाला जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपकी थारू, ये है आपकी उत्तराखंड और यूपी दोनों में ही ये पाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी खरवाड़ ट्राइब, ये है यूपी की है। देखो यूपी में आपकी थारू भी है, खरवाड़ भी है। जौनसरी उत्तराखंड में है, भोटिया ये भी उत्तराखंड में है आपकी। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपकी गोंडा, वो आपकी छत्तीसगढ़ में है। कौरवा छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में मिलती है ये। नेक्स्ट है सहाविया, वो आपकी एमपी में मिलती है। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से देख लो इनको एक बार फिर से। चांगपा लद्दाख की है, गाड़ी हिमाचल प्रदेश, एक बार इनको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये काफी भाई, ये चीजें आपको याद करनी की। अब इनको ऐसा सच कुछ याद तो ऐसे करवाया नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी राजस्थान। राजस्थान की है आपकी मीना, तो ध्यान रखना है राजस्थान की पूछी जाती है कई बार। जो पेपर होता है आपका वो मेनली आपसे पेपर में पूछी गई है राजस्थान की, तो क्या होती है? मीना।
फिर है आपकी भील, भील आपकी राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, एमपी में बहुत बड़ी जनजाति है आपकी भील, जिसको बोलते हैं ना फेमस है, वो जो ट्राइब एक फेमस होती है कोई कोई, वो आपकी भील है, भील जनजाति। कौन सी है, ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, राजस्थान में, गुजरात में और एमपी में। फिर है आपका सांथल। देखो ये जो सांथल है एक तरीके से सांथली झारखंड की लैंग्वेज भी है, मैं आपको बताया था कुड़क और सांथली झारखंड की लैंग्वेज भी है, हिंदी भी है। तो जो सांथल आपकी ट्राइब है वहीं से याद हो जाएगा, सांथल लैंग्वेज, सांथली लैंग्वेज और सांथल ट्राइब झारखंड की है। फिर आपकी मुंडा, मुंडा भी बहुत फेमस है, मुंडा जो जनजाति है, आई थिंक इसके ऊपर तो एक लीडर का नाम भी है, आई थिंक उनका नाम है कुछ, तो ये झारखंड की है। ये भी खोंड, ये ओडिशा की है। नागा, नागा भी फेमस है भाई काफी, ये आपकी नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में मिल जाएगी। फिर है आपकी गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय की है। देखो वहां पे लैंग्वेजेस भी थी और ये ट्राइब भी है, क्यों, इनकी अकॉर्डिंग ही बोला जाता है। मणिपुर के कुकी, सिक्किम के लेप्चा, सिक्किम में लैंग्वेज भी थी ये और ट्राइब भी है। टोडा, ये तमिलनाडु की है, टोडा जिसको बोलते हैं। जारवा, ये अंडमान और निकोबार की है। वर्ली, वर्ली महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में वर्ली नाम की एक जगह भी है और आर्ट भी है, तो उसको बोला जाता है फेमस आर्ट भी है, इसलिए इसकी क्या है, वर्ली। नेक्स्ट है आपकी लुशई या फिर चिरयू, ये मिजोरम में है। मिजोरम में चिरयू नाम का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, करेंगे, देख लेना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने की है आपको, चिरयू डांस भी है मिजोरम में, ट्राइब भी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आपके कुछ फैक्ट्स है जहां से क्वेश्चन मेनली पूछ लिया जाता है, जो आपको याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहले है आपका बिहू फेस्टिवल, यानी कि बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आपका असम में मनाया जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि किस में मनाया जाता है ये, जब इनकी नई चावल की जो फसल होती है ना वो उठती है, जैसे कि हमारी धान की फसल उठती है, गेहूं की फसल उठती है, तो ऐसे ही इनकी जो चावल वाली धान की फसल उठती है उसके मतलब खुशी में ये लोग बिहू का फेस्टिवल मनाते हैं। माघ के महीने में ये मनाया जाता है, इसलिए इसको मग बिहू, माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। कब मनाया जाता है, 14 और 15 जनवरी को। सब ध्यान रखना, 14-15 जनवरी को जब हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, तब उनके यहाँ ये वाला फेस्टिवल आपका मनाया जाता है 14-15 को। और कब, फर्स्ट या फिर सेकंड माघ में, यानी कि जो 10th मंथ होता है असम के कैलेंडर के हिसाब से उनका 10वां महीना होता है, तो उसमें पहले या सेकंड जो उनके पक्ष होते हैं उस माघ में मनाया जाता है। ये क्या करते हैं, इसमें बेला घर बनाते हैं बैम्बू से। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि क्या बनता है बैम्बू से, वो क्या करते हैं, बेला घर बनाते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऐसे क्या करते हैं, सारी लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं आपकी, फेमस लेडीज, और फिर क्या करती हैं आपकी, डांस करती हैं। ऐसे देखो मतलब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और फिर डांस करती है। ये आज जेंट्स भी देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो अलग अलग ये डांस भी कर रही हैं, बच्चे योगा भी कर रहे हैं, यहाँ पे ये अपना अलग से मना रही हैं, मतलब अलग अलग सब पूरे असम में ये फेमस है काफी। जैसे हर स्टेट में अलग अलग लोग रहते हैं, सबका कल्चर अलग अलग होता है, ऐसे ही इनका कल्चर कुछ डांस का है, ये कुछ और मना रहे हैं अपना, लेकिन फेस्टिवल वो एक ही है मेन, जो असम में मनाया जाता है, माघ बिहू के नाम से इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये बार बार पूछा गया कि बिहू फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 और 15 जनवरी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी बेलवेनिका, जो आपका बेलवेनिका विलेज है वो कर्नाटक में है। क्यों बताया है, क्योंकि पूछ लिया जाता है, इसका जिक्र आपका ईवीएस की एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी गीजूबाई बढेका। गीजूबाई बढेका जो है वो गुजरात में रहते हैं, नाम से भी पता चल रहा होगा गीजू भाई। तो ये क्या है, ये बहुत आपके फेमस एक पोइट लगा सकते हो आप इनको। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, कहानियों के फॉर्म में इन्होंने बुक बनाई है, जिसमें से इनकी मोस्ट फेमस बुक है आपकी गीजू भाई की दिवा स्वप्न। इसका नाम पूछ लिया जाता है और ये है आपके गीजू भाई, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या है इनकी बुक का नाम, दिवा स्वप्न, इनकी बुक का नाम है। उन्होंने बहुत सारी बच्चों के लिए आपकी कहानियां लिखी हैं, जो इनकी प्रिंटेड फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। इनका क्या पूछा जाएगा आपसे कि इनकी बुक का नाम क्या है, दिवा स्वप्न है।
और क्या पूछा जाएगा, ये कहाँ से हैं, तो गुजरात के हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं आपके कि मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो मुक्तापुर विलेज है वो कहाँ है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, यही पूछा गया है। अच्छा, ये जो पहले पोचमपल्ली था ये था पहले आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए आपके, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या हो गई, हैदराबाद हो गई। तो इसलिए क्या है आपका, अब ये पार्ट जो है वो तेलंगाना में आ गया, पहले ये पार्ट आपका आंध्र प्रदेश में था। तो इसलिए पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि अब फिलहाल ये पोचमपल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है, तो कहाँ पे है ये, अब तेलंगाना में है। मुक्तापुर विलेज क्यों बात की गई है इसकी, क्यों यहाँ के जो आर्ट है, यहाँ पे जो पोचमपल्ली एक टाइप की कला है आपकी, इसकी जो साड़ियां बनाई जाती हैं बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में और पहनने में। तो क्या क्या बनाया जाता है, यहाँ पे आपके खिलौने भी बनाए जाते हैं, कालीन भी होते हैं, बुनाई की जाती है, और आपका जो इत्र होता है, ITR का मतलब यहाँ पे इत्र है, ये इत्र होता है आपका, परफ्यूम होता है, उसको भी प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। वैसे आपका मोस्ट फेमस इत्र का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कन्नौज में मिलता है, यूपी के कन्नौज में। मतलब वर्ल्ड फेमस है वो एक तरीके से, बहुत वहां पे जो फूल होते हैं उनसे वो इत्र बनाया जाता है, जिनकी खुशबू आप बहुत टाइम तक नहीं जाती। ये वाली बात मैंने आपको आई थिंक बताई हुई है। तो चलिए, ये वाला क्या है आपका, पोचमपल्ली साड़ीज है। पोचमपल्ली ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्यों है, क्योंकि पेपर 2021 में ही आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आया था कि आपका जो पोचमपल्ली है वो कहाँ पर है। तो कहाँ पर है वो, किसके लिए फेमस है, साड़ियां हो गई, मतलब आर्ट के लिए फेमस है, कुछ भी बुनना, कालीन वगैरह ये सब। तो ध्यान रखनी है वाली बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ चीजें हैं जो जहाँ के मतलब जिस स्टेट का नाम है उसकी जगह से मशहूर हो गई है, जैसे कि आपका कुल्लू की शॉल। शॉल किसकी फेमस है, कुल्लू मनाली की। मनाली भी नहीं, सिर्फ कुल्लू, हिमाचल में पड़ता है कुल्लू आपका, वहां की शॉल ये देख पा रहे हो आप, बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और यहाँ से बहुत सस्ती भी मिलती है। क्यों, क्योंकि वहां पे ये बनाई जाती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है और बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, अच्छी होती है। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि मधुबनी जो पेंटिंग है वो इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा, क्योंकि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है आपका मधुबनी नाम का, उसके ऊपर ये पेंटिंग्स हैं। और इन पेंटिंग्स में आपका ये ह्यूमन के ऊपर बनाई जाती है, एनिमल्स को दर्शाया जाता है, बर्ड्स को दिखाया जाता है, स्टोरी की फॉर्म में बनाया जाता है। नेचुरल कलर्स इस पेंटिंग में आपके यूज किए जाते हैं, इंडिगो हो गया आपका, टर्मरिक हो गया, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कश्मीर की जो आपकी कढ़ाई है, कश्मीरी कढ़ाई बोलते हैं ना कि कश्मीरी कढ़ाई का सूट है, सर्दियों में बहुत ज्यादा चलते हैं, वो वहां से फेमस है कश्मीर की जगह से। असम का सिल्क है, देख पा रहे हो कितना, मतलब दूर से ही देखने में कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा। तो असम में क्या है आपका, जो सिल्क की साड़ियां होती हैं, सिल्क के कुछ भी कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं। तो ये पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है कि कुल्लू में क्या चीज फेमस है, शॉल। मधुबनी क्या है, पेंटिंग्स है, कहाँ पे है, बिहार में है। असम का क्या फेमस है आपका, सिल्क फेमस है। और कश्मीरी की क्या है, एम्ब्रॉयडरी फेमस है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ और आपके फैक्ट्स जो आपको जानने जरूरी है बीच बीच में, ये है आपकी लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडर वाहिदा प्रिज्म। इनके बारे में EVS में एक चैप्टर में दिया हुआ है और इनसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। वाहिदा प्रिज्म नाम है इनका, क्या नाम है, वाहिदा प्रिज्म। ये क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर है आपकी, किसमें, नेवी में, इंडियन नेवी में एक डॉक्टर है और लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर है, यानी कि एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत है। किसमें है, आपकी नेवी में। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। ये क्या करती है, एक पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था, परेड को लीड किया था। यानी जैसे परेड को लीड नहीं करते हैं कि अब सावधान, विश्राम, आगे बढ़, पीछे हो, ऐसे एक परेड होती है पूरी, उसको जो लीड करता है ये पहली वुमेन थी। तो ध्यान रखना है ये वाली बात आपको। ये क्या है, कहाँ से है, थाना मंडी से है, कहाँ पे है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये वाली बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का, वहां से है ये।
और जो आपकी कमांड्स होती है एक परेड में वो होती है 36। यानी जब इन्होंने एक परेड लीड करी थी तो जो 36 कमांड है वो इनको अच्छे से आनी चाहिए थी, कि जैसे अभी कुछ बोलना है, कभी बैठना है, कभी खड़े होना है, कभी इधर घूमना है, कभी उधर दाएं बाएं मुड़ना है। ये सारी ऐसी कमांड कितनी होती है आपकी 36। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एक तरीके से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या नाम है इनका? वाहिदा प्रिज्म है। या आर्मी में क्या है? एक नेवी में क्या है? सॉरी, डॉक्टर है, लेफ्टिनेंट कमांडर है। कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के थाना मंडी नामक जगह से हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी आपको जम्मू एंड कश्मीर दे देगा पेपर में, कभी आपको थाना मंडी दे देगा और कभी राजौरी डिस्ट्रिक्ट दे देगा। तो तीनों चीजों को ध्यान रखना है। और जो आपकी कमांड होती है वो क्या होती है एक परेड में? 36 होती है। चलिए इनकी फोटो अच्छे से देख लीजिए आप। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका ऐसे कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। लद्दाख में कौन सी लैंग्वेज जो बोली जाती है आपकी? भौती। लद्दाखी और भौती एक ट्राइब है वो बोलती है इसको। मदर में भौती लैंग्वेज में मदर को क्या बोला जाता है? अम्माले। क्या बोला जाएगा? अम्माले। अम्माले। फादर को बोला जाता है अब्बाले। तो जैसे अम्मा अब्बा ये बोलते हैं तो ऐसे इनको बोला जाता है। ध्यान रखनी है, क्यों? क्योंकि पूछी जाती है कि भौती भाषा में फादर को क्या बोला जाता है, भौती भाषा में मदर को क्या बोला जाता है। तो इसलिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब कर लेते हैं दोस्तों इसके ऊपर जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो इस वाले टॉपिक से, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पोचमपल्ली एक टाउन है आपका साउदर्न स्टेट में, जो साउथ की साइड की स्टेट्स हैं आपके, राज्य है, उसमें पोचमपल्ली नाम की एक स्टेट है। क्या है आगे? विच इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइन्ड ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली साड़ीज, जो कि अपनी बनाई हुई बहुत अच्छे भूरे कलर की, ब्राइट जो आपका एक तरीके से चमकदार कलर होता है, उसकी बनाई हुई साड़ियों के लिए फेमस है। एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वेब, और उसमें बहुत ही अच्छी तरीके की विशेष प्रकार की बुनाई की जाती है। तो ये टाउन आपका किसका पार्ट है? अब देखो लिखा है दिस टाउन इज नाउ ए पार्ट ऑफ, यानी कि ये टाउन आपका किसका पार्ट है? तो मैंने बताया था आपको पहले ये किसका पार्ट था? आपका आंध्र प्रदेश का पार्ट था, लेकिन अब ये किसका पार्ट है? तेलंगाना का। ध्यान रखने वाली बात आपको, बिल्कुल तेलंगाना का पार्ट है ये फिलहाल। क्लियर है? देखो क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बोला भी था कि पोचमपल्ली जो साड़ीज है वो किसकी फेमस है आपकी, और ये कहाँ पे है? तेलंगाना। और जो और भी बनाई जाती है वो कहाँ? मुक्तापुर विलेज में। किसके में? मुक्तापुर विलेज में, तेलंगाना के। चलिए अब आगे ये बात ध्यान रखनी है, आया हुआ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से करना है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम, या फिर आपकी बछेंद्री पाल, या फिर आपकी सूर्यमणि, या फिर आपकी कर्णम मल्लेश्वरी? बताइए जल्दी से, करवाया हुआ क्वेश्चन है, इसी टॉपिक का है कि थिंग्स वी मेक एंड डू का। सबसे पहले मैं बात करूं अगर सुनीता विलियम्स की, तो ये क्या है आपकी? ये एक एस्ट्रोनॉट है। ठीक है बात, सुनीता विलियम के बारे में आपने सुना है, एस्ट्रोनॉट है ये। तो ये एक वेट लिफ्टर तो है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल आपकी एक माउंटेन क्लाइंबर है, एक माउंट क्लाइंबर है, ठीक है, पर्वतारोही जिसको बोलते हैं, माउंटेन क्लाइंबर ही लिख देते हैं, या फिर माउंटेनियर है, इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपकी सूर्यमणि। ये आपका ईवीएस का एक टॉपिक है, सूर्यमणि का, जो फॉरेस्ट में रहती है, जो जंगलों में रहती है, और जंगलों के जो लोग होते हैं उनके बारे में ज्यादातर सोचती है, उनके लिए एक्ट वगैरह बनवाती है। तो ये सूर्यमणि है। ये है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, जो मैंने आपको अच्छे से याद भी करवाया था। ये क्या है? एक वेट लिफ्टर है। ये क्या है दोस्तों? एक वेट लिफ्टर है।
इन्होंने, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज अब जल्दी से रिवाइज कर लो। इंटरनेशनल में इन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं। 12 साल की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था, 12 साल की थी जब ये, और 130 किलोग्राम तक का वेट अब ये उठा सकती हैं। और बात करते हैं इनके पापा एक पुलिस कांस्टेबल थे, और इनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी अब इसी फील्ड में हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात और थी इनके बारे में जो मैंने आपको बताई थी, ये कहाँ है आपकी, कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आंध्र प्रदेश से मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी। आंध्र प्रदेश से आपकी कर्णम मल्लेश्वरी है, आंध्र प्रदेश से ही उसमें आपकी कलमकारी जो पेंटिंग है वो करवाई जाती है। तो ध्यान रखनी है वाली बातें, तो ध्यान रखना। चलिए, आंध्र प्रदेश की है। कभी ये पूछ लिया जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से है, कभी ये पूछ लिया जाएगा कितनी साल में उन्होंने अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट किया था वेट लिफ्टर का, तो कब किया था, 12 में। अब बात करते हैं आपका चिरू इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ, जो आपका चिरू यानी कि एक तरीके से चिराओ नाच है, वो कहाँ के लोग करते हैं। सबसे पहला आपका झारखंड के करते हैं, या फिर मिजोरम के करते हैं, या मणिपुर के, या फिर मेघालय के। मैंने आपको डांस फॉर्म्स करवाई थी कि कौन सा डांस कौन सी स्टेट में होता है, आप बताइए जल्दी से, याद है या नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, किसी को भी याद है या नहीं, मुझे तो लगता नहीं है। देखो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लो। ये रहे आपके डांसेस जो हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का था, और उड़ीसा उड़ीसी का, मणिपुर मणिपुर। अब इसमें देखो कि कौन सा है, चिराओ कहाँ पे है, चिराओ डांस है आपका मिजोरम का। किसका है, मिजोरम का। तो इन सारे डांसेस में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं इस बार मिजोरम का पूछा है, अगली बार क्या गुजरात का पूछ ले, गुजरात का क्या गरबा है। तो ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये ऐसे ही नहीं करवाए हैं, याद रखने हैं अच्छे से। तो चिराओ कहाँ का है आपका, मिजोरम का। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहाँ है, मिजोरम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका डांस है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। यानी कि आपको लिस्ट दे रखी है फेस्टिवल्स की, और ऐसे फेस्टिवल्स का एक सेट बताओ कि जो फुल मून डे पे मनाए जाते हैं। फुल मून डे क्या होता है आपका, पूर्णिमा, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो कब मनाया जाता है आपका, कौन कौन से फेस्टिवल है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन में है आपका दिवाली, उसके बाद है गुरु पूर्णिमा, गुरु नानक का बर्थडे, और फिर आपका रक्षाबंधन। अब दिवाली का तो आपको पता है, दिवाली पे दीप जलाए जाते हैं। वो दीप क्यों जलाए जाते हैं, रोशनी करने के लिए। अगर फुल मून डे होता तो ऑब्वियस अपने आप ही चांदनी होती, इतनी ज्यादा चांद की जो रोशनी होती है। लेकिन दिवाली आपकी कब मनाई जाती है, अमावस्या पर। कब मनाई जाती है फ्रेंड्स, अमावस्या वाले दिन। और गुरु नानक का बर्थडे ये तो आपका पूर्णिमा पे ही मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती जिसको बोला जाता है। रक्षाबंधन भी आपका पूर्णिमा पे ही मनता है। ये दोनों सही है, लेकिन दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है, तो इसलिए वाला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी होली। होली पूर्णिमा पे मनाई जाती है। महाशिवरात्रि, लेकिन महाशिवरात्रि का कोई वो नहीं है कि वो पूर्णिमा पे मनाई जाती है। कब, ये मेनली आपकी त्रयोदशी या फिर 14, इन 2 दिनों में मनाई जाती है जो आपकी महाशिवरात्रि होती है, क्योंकि शिव जी भगवान का जो डे बताया गया है वो त्रयोदशी बताया गया है। नेक्स्ट है आपका बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा के रूप में पूर्णिमा पे ही मनाई जाती है। अब देखो ये भी पूर्णिमा की है, ये भी पूर्णिमा की है, लेकिन इसका फिक्स ये नहीं होती है पूर्णिमा पे। महाशिवरात्रि पूर्णिमा पे नहीं मनाई जाती, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका होली। उसके बाद होली का आपको पता है पूर्णिमा पे ही मनती है। रक्षाबंधन भी आपका पूर्णिमा पे मनता है। और गुरु नानक का बर्थडे, गुरु नानक जयंती जिसको बोलते हैं, ये भी आपका पूर्णिमा पे ही मनता है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा सबको, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों आपके पूर्णिमा पे ही मनाए जाते हैं, यानी फुल मून डे। अब इसमें देखो फिर से दिवाली आ गया। दिवाली तो आपके अमावस्या को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि त्रयोदशी या 14 को मनाई जाएगी। गुरु नानक का बर्थडे सिर्फ ये पूर्णिमा को मनाया जाएगा। तो सेट तो आपका कंप्लीट क्या है, ये है।
आपका होली, रक्षाबंधन और आपका गुरु नानक बर्थडे, जिसको गुरु नानक जयंती भी बोला जाता है। तो ये आप एक, ये इसमें कुछ बताने वाली वो नहीं है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो आपके फैक्चुअल में नहीं, जो आपकी डेली लाइफ में आप डेली जीते हो, मतलब आपको पता है कि हाँ आज होली है, तो होली के मतलब पूर्णिमा पे मनाई जा रही है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुछ ऐसा बताने लायक था नहीं, और कुछ भी फेस्टिवल्स आपको मेन जो फेस्टिवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो वाले आपको दे देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। Bronze is still used in our houses. Select from the following the most correct statement about bronze. यानी कि जो आपके आदिवासी जनजातियां हैं वो बहुत हजारों साल पहले से ही ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रही हैं। ब्रॉन्ज यानी कांसा, ब्रॉन्ज को बोलते हैं, कांसे के जो बर्तन होते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर रही हैं। तो ब्रॉन्ज जो है आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। तो कांसे के विषय में इनमें से सबसे हमें सही स्टेटमेंट चुननी है कि कौन सी है। सबसे पहले आपका इट इज एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ये एल्यूमिनियम और तांबे, कॉपर बोलते हैं तांबा को, की तरह एक तत्व है। या फिर इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास, या फिर ये मिश्रण है पीतल और तांबे का। या फिर इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, या फिर ये तांबे, जस्ता और आपका एल्यूमिनियम, इन तीनों का मिश्रण है। लास्ट है आपका इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, या फिर ये आपका कॉपर और टिन उसका मिक्सचर है। बताइए जल्दी से, बताया था मैंने जब अलॉय करवाए थे आपको कि अलॉयज क्या होते हैं, मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो याद आ रहा है या नहीं कुछ? देखो तुम्हें कुछ याद नहीं आता है, नालायक हो सारे के सारे। ये है आपका ब्रॉन्ज जो करवाया था। ब्रॉन्ज यानी कि आपका क्या है, कांसा। ठीक है बात, कांसा, कॉपर और टिन। कॉपर का होता है 78 to 95% पार्ट इसमें, और टिन का होता है आपका 5 से 22%। तो किस किस का मिश्रण है? कॉपर और टिन का, और है क्या, एक अलॉय। क्या है, एक अलॉय है। वही बात करते हैं गोल्ड की। अब देखो ब्रॉन्ज का पूछा है तो गोल्ड की भी पूछ सकते हैं कि गोल्ड से ज्वेलरीज बनती हैं और बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, तो किस किस का मिश्रण है? तो 18 कैरेट का गोल्ड आपका गोल्ड, कॉपर और सिल्वर का होगा। 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो आपका गोल्ड और कॉपर का होता है। ब्रास की, ब्रास के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ब्रास है आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण। कास्ट आयरन आपका आयरन, और स्टर्लिंग सिल्वर है आपका सिल्वर और कॉपर। तो ब्रॉन्ज किसका है आपका, कॉपर एंड टिन का। अब यहाँ पे बताओ जल्दी से कौन सा है सही। ब्रॉन्ज ही पूछा है ना, ब्रॉन्ज होता है आपका कांसा। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। किस किस का मिक्सचर है, कॉपर एंड टिन का आपका। ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ही ये सही है। क्लियर है यहां तक ये वाला क्वेश्चन? बताओ जल्दी से। तो ये सारे जो जितने भी अलॉयज हैं आपको सारे के सारे अच्छे से याद करके रखने हैं कि कौन सा किसका, मतलब किस अलॉय में कौन कौन सा मिक्सचर आएगा। अब कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोएस्ट। मतलब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, उसमें निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, यानी जो इवेपोरेशन होगा वो सबसे कम कौन सी स्थिति में होगा? बताइए जल्दी से कौन सी स्थिति में होगा सबसे कम। देखो जो आपका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, आपने गैस पे पानी रखा, अब वो सारा गैस आपने तेज कर रखी है, टेम्परेचर मतलब हीट उसको ठीक ठाक दे रहे हो, तो क्या है वो सारा इवेपोरेट हो गया, उड़ जाता है सारा। आप चाय बनाते हो, दूध को उबालते रहोगे वो बहुत कम हो जाता है। चाय उबलती रहेगी अपने आप बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपर्स बन जाती है उसकी। तो यहाँ पे पूछा है कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो सबसे कम किस में होगी। फर्स्ट है आपका बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को भी बढ़ा देंगे जब होगी। या फिर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को घटा देंगे। सरफेस एरिया को घटा देंगे या फिर जो आपका टेम्परेचर है उसको बढ़ा देंगे।
या फिर बहुत सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, या फिर सरफेस एरिया को भी घटा देंगे और टेम्परेचर को भी घटा देंगे। जल्दी से बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इवेपोरेशन सबसे कम किस स्थिति में होगा? मान लो ये गैस है, यहाँ पे आपने एक बर्तन रखा है, ठीक है, बात आपने टेम्परेचर इसको दिया हुआ है, ये बर्तन में आपका पानी भरा हुआ है, देखो समझने की कोशिश करना। अब क्या करोगे, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अगर आप बर्तन छोटा लोगे, ठीक है, छोटा बर्तन लोगे और टेम्परेचर को भी कम रखोगे, गैस को भी कम रखोगे, एकदम से स्लो पे रखोगे और बर्तन भी छोटा है, तो वो बहुत देर में जाके इवेपोरेट होगा, उबलेगा कम। जब चीज कम उबलेगी, धीरे धीरे उबलेगी, तो वो बहुत कम इवेपोरेट होगा। लेकिन जब तेज उबलेगी, जैसे आपने टेम्परेचर फुल गैस पे रख रखा है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गति से वो बॉईल करेगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा। लेकिन जब आप सरफेस एरिया, बर्तन भी छोटा है आपका और आपने टेम्परेचर को भी बहुत स्लो पे कर रखा है गैस को, तो दोनों ही स्थिति में आपकी जो इवेपोरेशन है वो स्लो होगी। दोनों ही स्थितियों में क्या होगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो होगी। तो जब आप सरफेस एरिया को भी घटा दोगे और टेम्परेचर को भी घटा दोगे, तो आपकी इवेपोरेशन सबसे कम होगी। और आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट कैसे होगी, अब हाईएस्ट कैसे होगी, आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है बात, टेम्परेचर को भी बढ़ा दोगे और जो सरफेस एरिया है उसको बहुत कम नहीं करोगे, थोड़ा सा, तो मतलब सरफेस एरिया को डिक्रीज कर दो और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, तो वो आपकी हाई हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्लोएस्ट कब होगी, कि जब आप छोटा बर्तन रखोगे गैस पे, छोटा बर्तन होगा तो वो कम उसमें उबलेगा, और उस पर टेम्परेचर भी कम रखोगे तो स्लो होगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा रखोगे, बर्तन भी बड़ा होगा, ठीक है, दोनों स्थितियों में ये दोनों इंक्रीज होंगे, जब जाके जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। तो ध्यान रखनी है वाली बात आपको, इवेपोरेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, किसी भी प्रोसेस से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके थिंग्स वी मेक एंड डू टॉपिक है, जो आपका वहां से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो यहाँ पे आपका जो थिंग्स वी मेक एंड डू वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जिसमें से कि हमने सारा कंटेंट कवर कर लिया है, क्या क्या चीजें आप बनाते हो, क्या क्या काम आप करते हो, क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए, कैसे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सारी चीजें, डांसेस फॉर्म क्या है, फेस्टिवल्स क्या है जहां से क्वेश्चंस आपके बेसिकली पूछे जाते हैं, आर्ट क्या है, पेंटिंग्स क्या है, ट्राइब कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से इस वाले पूरे चैप्टर में से आपसे एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आपके पक्के बन जाते हैं। तो आई होप आपको सारा कंटेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट चैप्टर्स में नेक्स्ट टॉपिक को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।